Hello, am I audible? किसी का ठीक है, और स्ट्रीम स्टार्ट हो गई होगी आई गेस। चलो एज्यूम करते हैं कि हो गई है। ठीक ये सेट स्टार्ट। है, तो हाय गाइस। जो लोग कल के सेशन में नहीं आए थे उनके लिए मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रो देता हूँ। आई एम पर्थ शर्मा, फुल स्टैक वेब डेवलपर, और काफ़ी टाइम से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। और मेरे साथ में आज है कशिश जैन, एक वेब डेव लीड है, को लीड है हमारे वेब डेव के, GDS USICT चैप्टर के, और ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आज हम दोनों एक अच्छा सा आपको रिएक्ट सिखाएंगे स्टार्टिंग से लेके एकदम बेसिक से, और एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे टू डू लिस्ट पूरे की पूरी फंक्शनैलिटी के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट से पहले तो हम क्यों कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमने कर ली, तो वेबसाइट तो उससे भी बन सकती है, लेकिन हमें रिएक्ट की क्यों नई चीज़ क्यों सीखनी है। एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले तो। अमेजोन की साइट तो सबने देखी होगी। उसका कोड एक बार देखते हैं कैसा है। इतनी बड़ी साइट है तो कोड भी कुछ अच्छा सा ही होगा। कितनी लाइन है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि अमेजोन की साइट रिएक्ट पे नहीं बनी है, ठीक है। तो 2588 तो अप्रोक्सीमेटली 2600 लाइंस का ये कोड है अमेजोन के होम पेज का। और एक रिएक्ट की साइट का एग्जांपल ले लेते हैं, एयरबीएनबी, ठीक है। इसका कोड देख, तो ये लाइन 20 जितनी कम लाइन में हम उतनी बड़ी, ठीक है। तो रिएक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे क्या बनाएंगे, टू कैसे डू से ऐप। मैं कर रहा हूँ, मतलब ये है कि कैसे से एक बार अपना नेट चेक कर ले। ओके। लैग आ रहा है काफ़ी। हाँ, मीनवाइल मैं बता दूं, एयरएनबी काफी लोगों ने साइट नहीं देखी होती, बहुत बड़ी और अच्छी खासी साइट है। तो अमेजोन से कंपेरेबल है। कहीं सोचो कहाँ अमेजोन दिखा रहे हो तुम हमें 2600 लाइन का कोड, और कहाँ ले गए एयरएनबी पे। तो एयरएनबी बहुत अच्छी खासी साइट है, और लाइक काफी अच्छे लेवल पे चल रही है। हेलो। हाँ, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बनाएंगे आज टू डू ऐप। तो मतलब ऐप बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि रिएक्ट से मोबाइल ऐप बनाएंगे, मतलब वेब में आके हम मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ऐप मतलब एक तो वेबसाइट बोलते हैं, एक वेब ऐप बोलते हैं। तो वेबसाइट आपने पोर्टफोलियोज देखे होंगे कई लोगों की, स्टैटिक डेटा जो भी है वो रेंडर कर रहा है, और हमने कुछ भी टाइप किया तो कुछ भी उसके साथ इंटरेक्ट किया तो डायरेक्ट हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा ब्राउजर पे, तो वो है वेबसाइट, स्टैटिक बोलते हैं उसको। और ऐप जैसे व्हाट्सएप का वेब वर्जन है, तो हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमारा मैसेज जा रहा है, वो दिख रहा है उस पर। तो कुछ भी डायनामिक चीज है उसको वेब ऐप बोल देते हैं। तो टू डू डायनेमिक है एब्सोल्युटली। तो मतलब कुछ भी हम ऐड करेंगे उसमें वो लिस्ट में दिखेगा हमें, तो उसको टू डू ऐप बोल देते हैं इसलिए हम। तो सबसे पहले कोड एडिटर खोल रहा हूँ मैं अपना, वेबडिक फोल्डर है। अब रिएक्ट को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं अपना मैनुअली कुछ भी कोड करूँ, कोड लिखूँ कि एक जेएस फाइल बना रहा हूँ, एक एचटीएमएल फाइल बना रहा हूँ, और रिएक्ट को बोल रहा हूँ कि ये फाइल है, इनके साथ रेंडर करो। लेकिन दूसरा, फेसबुक ने मतलब बहुत हेल्प करी है डेवलपर्स की, कि एक टेम्पलेट दे दिया हमें, CRA करके, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये लाइन लिख रहा हूँ मैं, समझा दूंगा क्या लिखा है। क्रिएट रिएक्ट ऐप और नाम दे दिया, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, एनपीएक्स एनपीएम तो हमने पढ़ा था, नोड और एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर है। एनपीएक्स क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, हमें डाउनलोड नहीं करने की जरूरत है, जो भी पैकेज है डायरेक्ट इंटरनेट से उठा के उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी देने की जरूरत नहीं है उसको अपने सिस्टम में। क्रिएट रिएक्ट ऐप फेसबुक ने बनाया ये पैकेज, रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड बना के देता है हमें इजीली। और टू डू हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, इसको हम रन कर देते हैं तो अपना पूरा वो इनिशियलाइज करना स्टार्ट कर देगा रिएक्ट को।
ठीक। तो जब ये रन होता है कुछ चीज़ देख लेते हैं। एक तो ये कुछ इंस्टॉल करने रिएक्ट करेगा, अभी दिखाएगा ये। आई थिंक ये काफी सारे नेक्स्ट नोड मॉड्यूल्स है। इनिशियलाइज वगैरह कर रहा होता है, थोड़ा टाइम लेता है, ये 2-5 मिनट लेगा ये, तो ऐसा मत सोचना उस ब्रेक वगैरह लेता है वो टाइम थोड़ा। तो यहीं पे देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, नेट आ गया। तो पैकेज इंस्टॉल करेगा कुछ रिएक्ट, जो रिएक्ट को चाहिए अपना रिएक्ट का पैकेज चलाने के लिए। रिएक्ट डोम क्या होता है, हमने डोम तो कल पढ़ा था, अपन ने पढ़ाया था कि जो भी ब्राउजर पे चीजें होती हैं डोम रेंडर करता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हम जो भी करते हैं। तो रिएक्ट डोम के एक वर्चुअल डोम यूज करता है। ब्राउजर पे रियल डोम होता है, रिएक्ट उनकी छोटे छोटे नोड्स की कॉपीज बना के रखता है। तो वर्चुअल डोम कंसेप्ट है कि जो भी हम चीजें अपडेट कर रहे हैं ना, तो जहां पे अपडेट हो रही है सिर्फ वो वाला एक वर्चुअल डोम अपडेट होगा, पूरी की पूरी साइट पूरा पेज दोबारा री रेंडर नहीं होगा, जिससे हमारी साइट काफी वो हो जाती है, ऑप्टिमाइज रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रिएक्ट साइट्स को काफी फास्ट कर देता है। जहां पे अपडेट है सिर्फ वही चीज अपडेट करेगा वो। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स आगे कोड में देखेंगे क्या चीज है, क्या कर रहा है ये। सीआरए टेम्पलेट, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप की टेम्पलेट, इसको यूज करके ये 3 पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। सीआरए को ये इंस्टॉल नहीं करेगा क्योंकि हमने npx यूज किया है, इंस्टॉल नहीं करेगा, ये सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये इंस्टॉल होने में काफी टाइम लगेगा, नोड मॉड्यूल्स काफी बड़े हैं इसके। तब तक देख लेते हैं कुछ चीजें कोड में आई होंगी। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स हमें मिल गया। तो जैसे कोई भी हम गेम या कोई प्रोग्राम पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स या तो वो हमें पूछता है या प्रोग्राम फाइल्स में होती हैं हमें। तो यहाँ पे रिएक्ट की जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स है ना, वो सारी नोड मॉड्यूल्स में मिलेंगी हमें। तो ये एक तरीके से सब इंस्टॉलेशन फाइल्स को स्टोर करता है, और पूरे आई थिंक प्रोजेक्ट में सबसे हैवी फोल्डर यही है। यार फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा दो। पब सॉरी। ओके। पब्लिक फोल्डर, रिएक्ट इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जब हम रिएक्ट का प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं वेब पे पुश करने के लिए, तो रिएक्ट कुछ अपने कोड को काफी हद तक ऑप्टिमाइज करता है। तो लेकिन पब्लिक फोल्डर देखते ही वो रिएक्ट छोड़ देता है कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, ब्राउजर को ये एज इट इज चाहिए। तो ब्राउजर जाते ही सबसे पहले पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोलेगा। अब ये देखते हैं क्या है, ये वही एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट हमने देखा था एचटीएमएल के सेशन में। ये लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में। एचटीएमएल में सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और पब्लिक में हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये ब्राउजर अपने आप देखता है। रिएक्ट को भी पब्लिक से कोई वो नहीं है। अब एसआरसी में रिएक्ट देखते हैं सब कुछ, इसको एसआरसी से मतलब है। एसआरसी में जाते ही ये सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस फाइल ढूंढेगा। ये सब हम खुद भी कर सकते हैं, जब हम मैनुअली रिएक्ट को इनिशियलाइज कर रहे होंगे ना, तो हम बताएंगे उसको कि ये फाइल चाहिए, ये फाइल तू देख। लेकिन क्रिएट रिएक्ट ऐप उसके उसने सब कुछ अपने आप से अंदर कर रखा है, सेट कॉन्फ़िगरेशन सब उसने करी हुई है जो भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में वो जाएगा, ये सब पैकेजेस जो इसको चाहिए वो इंपोर्ट करेगा। रिएक्ट डोम हमने देखा ही अभी कि रिएक्ट डोम क्या करता है, रियल डोम पे चीजें दिखाता है। डॉट रेंडर उसकी प्रॉपर्टी, ये चीज दिखा, ये वाला टैग देखने में HTML जैसा लग रहा है, ये चीज इधर करता है। और ये चीज क्या है, कल हमने देखा था डोम मैनिपुलेशन में, एक टैग कोई भी हमें चाहिए हो HTML से, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है? चैट में बता दो एक बार। ये लाइन करेगी क्या?
तो एक लाइन भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट के पास अपना डोम पड़ा है, तो ब्राउजर ने तो इंडेक्स में तो उसके अंदर रूट आईडी का एलिमेंट उठाएगा ये वो उसके अंदर ये रिएक्ट डोम एंटर करेगा। डॉट मोड क्या है, कोई अब इसके बिना चलाएंगे ना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डेवलपर कुछ भी काम करते टाइम कहीं कुछ मिस होगा, कुछ गलती कर देता है, तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस वाइज इश्यूज आएंगे, जैसे चली इनके ग्रुप में, तो वो वैसे तो बड़ा स्ट्रिक्ट मोड क्या करेगा, उसको एज ए एरर शो करवा देगा हमें कि यहाँ पे तुमने गलती कर दी है, देख लो इसको। हालांकि ये प्रोडक्शन मोड में कुछ नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एरर दिखाना अच्छी बात नहीं है। डेवलपमेंट मोड में ये काम करता है कि ये एरर है, प्रोडक्शन में जाने से पहले पहले इसको ठीक कर लो। इसको हटाऊंगा मैं चलेगा, लेकिन वही एरर ठीक नहीं कर पाएंगे हम। लग आ रहा है क्या? मेरे में तो ठीक चल रहा, बीच में आया था मतलब दोबारा, बट अब सही आ रहा। चलो ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड देख लिया। अब रिपोर्ट वेब बाइट्स क्या, इसके डीप में हमें नहीं जानी है, एनालिटिक्स के लिए या जो भी लॉगिंग वगैरह के काम आता है, इसके डीप में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिक्ट मोड क्या है, अब उसके अंदर इसको इसने ऐप ढूंढ लिया। अब ये ऐप क्या है, ऐप के पास गए, ऐप यहाँ से मिला इसको, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ये ऐप फाइल है, इस फाइल में गया। अब ये फाइल इसको दिखानी है, ये फाइल का एक फंक्शन बनाया इसने और फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब फंक्शन कॉल करवा रहे हैं एक तरीके से हम यहाँ पे। अब ये JSX, ये जो भी है ना रिएक्ट डोम के अंदर, इसको JSX बोलते हैं। देखने में जावास्क्रिप्ट है, लेकिन ये एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट है नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा आगे जाके, तो ये एक्सटेंडेड जावास्क्रिप्ट टाइप है। ठीक है, तो ये JSX का एक फंक्शन कॉल करवाने का तरीका है। हम जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे लिखते थे, ये करो भाई फंक्शन के, लेकिन JSX में वो एज अ HTML टैग दिखेगा हमें। तो ओके, JSX कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड तरीका है कि रिएक्ट को JSX उतना ऑप्टिमाइज रहता है, मतलब इंटेलिजेंस भी काफी काम करता है इसमें स्पीड से। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट में भी app.jsx करना पड़ेगा क्योंकि ये वही करता है। चलो सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉल होगा कि नहीं। हमारा इंस्टॉल हो गया। अब ये बोल रहा है cd into to do, cd कर लेते हैं। ओके, app.jsx है ना, इसको समझते हैं। ये बोल रहा है यहाँ स्टार्ट, यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट यहाँ है सिस्टम में, लेकिन आपके में npm दिखेगा क्योंकि नोड यूज करा होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो रिएक्ट स्क्रिप्ट मैं बताया था ना, रिएक्ट स्क्रिप्ट आगे देखेंगे। रिएक्ट स्क्रिप्ट क्या है, रिएक्ट का एक इनबिल्ट कमांड लाइन है एक तरीके से, कि उसको मैंने अलग अलग कमांड्स दी, वो उस हिसाब से अपने रिएक्ट को ऑप्टिमाइज करेगा अपने कोड को और हमें दिखाएगा। इसकी सारी कमांड्स अभी देखेंगे, पैकेजेशन में मिलेंगी हमें। ये इंडेक्स में हमने ऐप के फंक्शन को कॉल करवाया और ये ऐप में जाकर ढूंढेगा कि क्या करना है मुझे। तो पहले मैंने एक्सपोर्ट करवा रखा है एक ऐप को। ये ऐप क्या है, ये एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है एक HTML सा दिखने वाला कोड। एक्चुअली में HTML नहीं है क्योंकि HTML में हम क्लास ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो JSX का ये तरीका है। ओके, ये रहा, ये वही है, स्टार्ट करा हमने। स्टार्ट करते ही वो गया index.js में, index.js में उसको ये मिला। ये मिलते ही वो इसके अंदर उसने ऐप देखा। अब ऐप में जाते ही ये सब है उसके पास। ये ऐप एक कंटेनर होगा, उसमें ये p टैग है, उसमें ये एंकर टैग है, उसमें ये इमेज भी है। ये सब ऐप है। अब ऐप में कुछ चेंज करके कुछ और है। ठीक है, देखो ये ऐप था, यहाँ पे चेंज करते ही ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं पैकेज जेसन। पैकेज जेसन एक तरीके से हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका नेम है, उसका वर्जन है, ये प्राइवेट है कि नहीं है वो भी है। डिपेंडेंस होता है जो जो पैकेज हम यूज कर रहे हैं,
रिएक्ट को एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैनुअली कोड कर रहे हैं, हर चीज खुद बना रहे हैं। एक खुद ऐसे पैकेज बनाते हैं, फिर वो अपलोड करते हैं। तो जैसे npm है, तो npm से हम वो पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो वो पैकेजेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी ये प्रोडक्शन में जाएगा वो वो इंस्टॉल करके फिर वो वहाँ पे ब्राउजर पे दिखेगा हमारी, जब पुश करेंगे। और स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट था ना, वो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ था जब हमने किया। जब हम npm या yarn स्टार्ट लिखते हैं ना, वो पैकेज जेसन के स्क्रिप्ट वाले उसमें सेक्शन में आता है। तो स्टार्ट में देखा, चलो रिएक्ट का इनबिल्ट कमांड लाइन है, उसने रिएक्ट स्क्रिप्ट को बोला अपनी स्टार्ट वाली कमांड चला, तो उसने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब कि रिएक्ट स्क्रिप्ट में बिल्ड वाली कमांड, बिल्ड क्या करता है कि जो प्रोडक्शन के लिए अपना कोड है ना उसको ऑप्टिमाइज देता है, जो भी एडिशनल फाइल्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो डिलीट कर देता है, और फाइल साइज एकदम कम कर देता है वो, ताकि प्रोडक्शन में फास्ट चले हमारी साइड। टेस्ट और रिजेक्ट थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, अभी उस पर नहीं देखते हैं। ये एसलिंट कन्फिग ये वही है कि कॉमन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो भी है कोड की, उस हिसाब से हमें वार्निंग वगैरह देगा। और ब्राउजर लिस्ट वही है, क्रॉस ब्राउजर जो भी कंपैटिबिलिटी होती है कि लेटेस्ट आपका कौन सा ब्राउजर पे ये मोस्ट कंपैटिबल है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पैकेजेशन हो गया। हम जो काम करने आए थे, सबसे पहले तो इतना कुछ जैसे ये लोगो एसवीजी हो गया, रिपोर्ट वेब वाइटर्स हो गए, सेटअप टेस्ट, ये सब हम यूज करते रहनी है, हमें एनालिटिक्स अभी नहीं करना, तो ये सब कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब डिलीट तो कर दिए, यहाँ पे import कर रहा हूँ इसको, इम्पोर्ट कर रहा हूँ के पास, तो इसको यहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लियर कर देते हैं एक बार सारा। ठीक है, ओके। तो हमने HTML पढ़ा था, लेकिन ये HTML लग गया और नहीं भी लग रहा है। HTML तो हमने ऐसा पढ़ा था, ये तो कुछ और ही है, क्लास नेम क्या लिखा है। अब वही बताया था, ये JSX है, ना HTML है ना जावास्क्रिप्ट है, लेकिन JSX मोर क्लोजर टू जावास्क्रिप्ट रहता है हमारे, कि JSX को जावास्क्रिप्ट वाली चीजें ज्यादा वो क्लोज रहती हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट वाले जो भी केसिंग सिंटैक्स होता है वो फॉलो करता है। और केसिंग की जगह वो भी देख लेते हैं हम कि मान लो जावास्क्रिप्ट से कोई हमने वो टैग निकाला। ठीक है, तो अब उसकी क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है क्लास नेम, तो इसलिए वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज करता है ये सब। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्लास की जगह क्लास नेम देना पड़ेगा, और कोई भी बाकी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, उनका कैमल केस के थ्रू ही देना पड़ेगा। कैमल केस क्या है, एक तो ये हो गया क्लास नेम। ठीक है, तो कैमल केस क्या होता है, फर्स्ट वर्ड का लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर स्मॉल, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर या जो भी कमिंग वर्ड्स हैं, फॉलोइंग वर्ड्स हैं, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, तो ये कैमल केस है। तो जावास्क्रिप्ट में डिफॉल्ट केस कैमल केस ही रहता है हमारा। ठीक है, और CSS के लिए हम वही स्मॉल केस यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये पास्कल केस है जिसमें जितने भी जो भी वर्ड्स हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। तो जो भी हम जैसे नई फाइल बनाएंगे या नए कंपोनेंट्स बनाएंगे ना, तो उसमें पास्कल केस लगेगा। जैसे ये app.jsx लिखा है, तो अब कैमल केस की जगह, तो कैमल केस के कायदे से तो हमें वो स्मॉल लिखना चाहिए था, पास्कल। देखो ऐसे कमेंट होते हैं, HTML में तो ऐसे थे, ऐसे वाले। और लैंग्वेज अच्छा, के सब लैंग्वेज में होते हैं, और सब लैंग्वेज के मेरे अलग ख्याल अलग से तरीका कमेंट थोड़ा लिखने सा का। नेट का इशू हो रहा है, वैसे इसकी साइड थोड़ा ज़्यादा, या मेरी साइड ही आ रहा पता नहीं, बट मेरे ख्याल से हो रहा है यहाँ पर। तो स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ एक बार।
तो थोड़ी सी ऑडियो उसकी क्लियर हो जाएगी उधर से। क्या? और हम दोनों भी लाइव शेयर पे, तो लाइक वो भी मेरे वीएस कोड पे कोड कर सकता है। प्रैक्टिकली मैं उसके वीएस कोड पे कोड कर रहा हूँ अभी, बट एक एक्सटेंशन है लाइव शेयर नाम की वीएस कोड में। सो हमने दोस्तों के साथ में कोडिंग कर सकते हैं उस पे बैठ के एक ही बंदे के लैपटॉप। तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा डेस्कटॉप साफ कर दूंगा अपना, ये प्लान्ड नहीं था बस, क्योंकि नेट उसका थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? हाँ ठीक। अच्छा, मैं चैट नहीं पढ़ सकता तो कैसे देख लिया थोड़ा सा। अभी तक का सारा पार्ट ना थ्योरेटिकल था, कि तुमको आना चाहिए वाली बात है। आना मतलब आता हो ये जरूरी नहीं है, और काम करने के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है थोड़ी सी चीज़ों की। तो वैसा वाला था अभी तक का सामान। अब सीधा ऐप बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? तो कैमल केस, अच्छा आवाज किसी को ब्रेक हुई थी इसमें? कैमल केस कमेंट और पास्कल केस में, तो एक बार बता दो मुझे। एक तो मैं मीट ज्वाइन कर लेता हूँ इससे। ठीक है चलो। अच्छा मेरा कैसा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ ओके। तो अब ऐप में हम काम करेंगे, जो भी टू डू बनाना है हमें, तो टू डू के लिए तीन वो मतलब कुछ सेक्शन करने पड़ेंगे हमें डिवाइड। कि सबसे पहले एक मेन कंटेनर होगा हमारा। और चैट उसके भी। अंदर हाँ जी। एक तो होगा देख रहा हूँ। ओके, उसके अंदर फॉर्म होगा और फॉर्म के साथ होगा लिस्ट, जिसमें सारे हमारे टू डूज डिस्प्ले होंगे। ओके। तो अब मैं ये तो करूंगा नहीं कि फॉर्म भी इधर ही बना दूं, लिस्ट भी इधर ही बना दूं। वही है, फिर रिएक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। लाइन इतनी फैल जाएंगी, मतलब कोड बहुत लंबा हो जाएगा और रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, कंटेनर तो इधर ही बना दूंगा, एक ही टैग है। फॉर्म के लिए अलग फाइल बनाऊंगा, वहां से इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे एक लाइन में वो दिख जाएगा। पहले कंटेनर बना देते हैं। अब फॉर्म के लिए क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का। या हम लोग मेन अपना सारा का सारा काम सोर्स में कर रहे होंगे, ठीक है? बाकी सब बाहर की चीजें अपना ऐप सारा का सारा सोर्स में बनेगा। और मेन चीजें जहाँ पे रेंडर होंगी वो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर होंगी। बाकी सारी चीजें उठा उठा के ऐप में डालेंगे, ठीक है? वो कैसे डालेंगे वो देखते हैं, पहले वो चीजें बना ले उसके बाद डालेंगे, और फिर देखते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स बन गया। फोल्डर बनाया क्या तूने? बनाया तो है यार। ठीक है, लाइव शेयर कर दीजिए। तो नेट की वजह से मेरे ख्याल से लैग मार रहा है लाइव शेयरिंग पे। मैं बना देता हूँ इधर। एक कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। ये कंपोनेंट्स बन गया। ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये एक्चुअल में कशिश के सिस्टम पे बना, तो उसके उधर भी नेट का थोड़ा चाहिए, ठीक है? अब कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे। फॉर्म तो क्योंकि एक डिफाइंड कीवर्ड है तो ऐसा रख लेते हैं, लाइक टू डू फॉर्म टाइप का बना लेते हैं।
एक कंपोनेंट। अच्छा, इसके अंदर एक कन्वेंशन होती है कि जो भी तुम्हारे कंपोनेंट्स है ना, उनको पास्कल केसिंग में लिखना होता है कि तुम वर्किंग ट्री देखते बता पाओ कि हाँ ये तुम्हारा कंपोनेंट है। तो पास्कल केसिंग के अंदर क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो टू डू फॉर्म डॉट और एक्सटेंशन जेएस या फिर जेएसएक्स दोनों रख सकते हो। हम जेएसएक्स प्रेफर करते हैं, क्यों वो बता दिया तुम्हें पहले ही। ठीक है, अब एक एक्सटेंशन डाल रखी है रिएक्ट। ठीक है, ये वो एक्सटेंशन है तुम्हारा रिएक्ट अपना E7 के साथ में। इसमें सारे के सारे ना स्निपेट्स मिलते हैं काम के, बहुत सारे। तो अब तुम देखो यहाँ पे खाली RFCE करूंगा मैं। मैं RFC करेंगे ना तो ये अपने आप ऑटो कंप्लीट कर देगा इसने रिएक्ट। पूरा का पूरा तुम ठीक। देखो ऑटो कंप्लीट स्निपेट था ये बेसिकली। एक स्निपेट पता है ना सबको क्या होता है? तो इनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। स्निपेट इज लाइक कि तुमने छोटे छोटे से अपने खुद के वर्ड्स तुमने डिसाइड कर रखे हैं या तुम्हें कहीं से उठाए हैं, और उनको जैसे ही तुम मतलब एंटर या टैब वगैरह मारोगे तो तुम्हें पूरा पूरा एक कोड मिल जाएगा, बॉयलर प्लेट टाइप। ठीक है, तो लाइक जब तुम HTML में अपना एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर डालते हो, सो एक्सक्लेमेशन इज अ स्निपेट ओवर देयर ऑफ एंटायर बॉयलर प्लेट ऑफ HTML। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हुआ। ठीक है, तो रिएक्ट हमने पैकेज बोल दो, इसको लाइब्रेरी बोल दो, इससे हमने अपना रिएक्ट इंपोर्ट किया और एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन जिसका नाम टू डू फॉर्म है, ये एक्चुअल में हमारा कंपोनेंट है टू डू फॉर्म, और ये रिटर्न कर रहा है कुछ। ठीक है, ये JSX रिटर्न करेगा। ठीक है, दिस इज आर JSX। ठीक है, JSX इज नथिंग बट HTML रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन तो क्या ही है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम प्रेफर करते हैं हमेशा इसको क्लास नेम देते हैं। एग्जैक्टली जो हमारा कंपोनेंट का नाम है, बस उसको हम लोग कैमल केसिंग में लिख देंगे। और एक बात और, यहाँ पर तुम यहाँ एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अ, यहाँ लिमिटेशन ये है कि तुम सिर्फ एक एक मतलब लाइन ऑफ कोड रिटर्न कर सकते हो। तो या तो तुम एक पूरा पूरा डिव उठा के कर दो, या फिर तुम एक पूरा का पूरा रिएक्ट फ्रैगमेंट उठा के कर दो। तो मेरे में इंटेलिजेंस नहीं चल रही है, चल रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो तुम ऐसे उठा के कर दो। अच्छा, रिएक्ट फ्रैगमेंट तुम देखोगे कई जगह पे ऐसे भी कोड लिखा हुआ, तो दिस इज वैलिड कोड, और इसका मतलब है कि ये तुम एक रिएक्ट फ्रैगमेंट रिटर्न कर रहे हो। दिस विल क्रिएट, मतलब कुछ क्रिएट नहीं करेगा, बस एक बाइंडर की तरह काम करेगा कि तुम एक ही चीज रिटर्न कर रहे हो। और इसके अंदर का सामान, अगर तुम इसकी जगह पर यहाँ सपोज करो कोई डिव रिटर्न करने की कोशिश करते हो, कुछ भी लाइक, सॉरी, ठीक है, तो अब तुम देखो एरर दे रहा है। ये यहाँ पे तुम एक ही चीज रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करो तो एरर नहीं देगा। तो लेट्स रीडू दिस। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हमने क्या करा है, कंपोनेंट क्या कर रहा है, चुपचाप से उठा के अपना एक कोई भी एक पार्ट HTML का एक ब्लॉक ऑफ कोड उठा के और भेज देगा। कहाँ भेजेगा वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन जनरल ऐप में भेजते हैं, मतलब कहीं भी भेज सकते हो। अभी के लिए ऐप में भेजेंगे क्योंकि हमारा पेरेंट जो JSX रेंडर हो रही है वो ऐप के अंदर हो रही है। ठीक है, एक बार फॉर्म कोड कर देगा ऐसे। ओके। टू डू फॉर्म को मतलब इसके अंदर सिर्फ फॉर्म ही बनाना था, इसको फॉर्म रख सकते हैं। ठीक है, डिव की जरूरत नहीं है एक। अब आवाज भी ब्रेक नहीं हो रही मेरे ख्याल से, स्क्रीन के वजह से एक्स्ट्रा लोड जा रहा होगा नेट। वैसे नेटवर्क स्विच कराएगी। चलो ओके, बढ़िया। तो फॉर्म के अंदर एक इनपुट चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें हम अपना डालेंगे जो भी टू डू होगा। इनपुट डाला, टाइप उसका टेक्स्ट है, नेम और आईडी की अभी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, प्लेस होल्डर डालेंगे, प्लेस होल्डर। ओके, तो टाइप है, प्लेस होल्डर है हमारे पास, अभी के लिए इतना ही बहुत है। देखेंगे आगे उसको कंट्रोल कैसे करना है जो भी वैल्यू होगी। और एक चाहिए हमें बटन, जो टाइप उसका होगा सबमिट। इसको क्लिक करने पे सबमिट वो हो जाए, ट्रिगर हो जाएगा सबमिट फॉर्म का।
तो ये सही लग रहा है ना कंपोनेंट एक, बस हम फॉर्म उठा के रिटर्न कर रहे हैं। तुम फ्रैगमेंट भी रिटर्न कर सकते हो, तुम कोई डिव के अंदर इसको भी करके कर सकते हो रिटर्न, बट रिटर्न सिर्फ एक चीज कर सकते हो। ठीक है, हम्म, तो इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब ये तुम देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है, तो किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं कहीं भी, जस्ट लाइक कि तुम कोई पैकेज उठा के ऐसे इंपोर्ट कर दोगे उसको, बस हमारा पाथ रिलेटिव हो जाएगा फॉर्म में। तो ऐप डॉट जेएसएक्स में यहाँ हमें फॉर्म चाहिए, तो डाल देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करिए। कर रहा है इसी। सो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, टू डू फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम बताना पड़ेगा कौन सी फाइल से, तो इसी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर है हमारा, और टू डू फॉर्म डॉट जेएसएक्स फाइल है, तो उसमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है टू डू फॉर्म, तो इंपोर्ट कर लेंगे और टू डू ये फॉर्म को कॉल कंपाइल हो करवाएंगे। गया सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखो, यहाँ हमने बोला हुआ है कि टू डू फॉर्म का एचटीएमएल उठा के डालना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हमारा फाइल पे, तो एक बार रीलोड कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म उठ के आ गया। अब तुम पावर देखो एक बार जरा रिएक्ट की। हमारा सारा का सारा सामान टू डू फॉर्म में पड़ा है, अभी बहुत छोटा है, मान लो बहुत सारा कोड होता। मैंने लाइंस डुप्लीकेट करी और मेरे को अभी वो सेव होगा उसके सिस्टम पे। देखो इतने सारे के सारे फॉर्म मिल गए। सो दिस इज द मेन पावर ऑफ रिएक्ट, कि सारी की सारी कोड रिडंडेंसी खत्म कर देता है। रिडंडेंसी इसकी, तुम सेम कोड दोबारा दोबारा लिख रहे हो तो पूरी पूरी गायब वो चीज। सिर्फ अभी के लिए हमें एक ही फॉर्म चाहिए ऑब्वियसली। अभी देखेंगे लिस्ट बहुत सारी चाहिए होंगी ना, क्योंकि टू डूज काफी हम्म, सारे होंगे, तो वो देखेंगे कैसे होता है। बट अभी के लिए ये हमारा फॉर्म बन गया है अच्छा खासा, इसको सेव कर देते हैं। ये इंडेक्स डॉट जेएस भी अनसेट पड़ा है, इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्म आ गया हमारा उठ के अच्छा सा। और इंसानियत के नाते एक एच1 डाल देते हैं, अच्छा लगता है देखने में अपना टू डू लिस्ट करके। इमोजी एज ऑफ नाउ। ठीक है, हमारा टू डू लिस्ट आ गया और ये हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख देना कभी भी, मैं देख रहा हूँ साथ साथ में। अभी तक सब कुछ क्लियर है तो कुछ लिख दो यार चैट बॉक्स में, हाँ ना कुछ। चलो ठीक है, तो अभी हमने क्या करा बेसिकली, जो हमारा टू डू फॉर्म हमने बनाया था जेएसएक्स से, ये पूरी की पूरी चीज एज इट इज उठ के एक तरह से यहाँ पर आ गई है। और किसके थ्रू आई है, इम्पोर्ट के थ्रू आई है। यहाँ जेएसएक्स लिखना अच्छी बात है, बट तुम जेएस भी लिख सकते हो लाइक, और मे भी शायद कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है कुछ केसेस में। जेएसएक्स बैकएंड पे जाकर के जेएस में ही कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो तुम जेएस जेएसएक्स रखो, आई डोंट थिंक मैटर करेगा। सिंटैक्टिकली क्या पता यहाँ पे कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से नहीं करता। ठीक है, अब लिस्ट बना लेते हैं एक बार। पहले फ्रंट एंड बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद फंक्शनल बनाएंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक कंटेनर बनाएंगे लिस्ट, और उसके अंदर सारे सारे टू डूज उठा के डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले टू डू लिस्ट एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें पूरा कंटेनर होगा हमारा, सारे टू डू सिंगल सिंगल उसको लिस्ट को इटरेट करेंगे। टू डू लिस्ट बन गया, देखें। ये मैंने फॉलो किया अभी, ओके, टू बस डू लिस्ट आ जब गई। कोशिश ओके करेगा मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा अपना। ओके, सो आरएफसी वही करेंगे, स्निपेट्स टू डू लिस्ट फंक्शन है हमारा। तो एक बार इसको हार्ड कोडेड रखते हैं, अभी फंक्शनैलिटी पे बाद में देखेंगे। तो कुछ टू डूज पहले से बना लेते हैं। पहले टू डूज की एक एरे रखेंगे, जिसमें एक तो आईडी होगी, ये सब देखेंगे क्यों रख रहे हैं हम आईडी। एक टास्क होगा, और एक कि वो टू डू हमारा डन हो चुका है या नहीं हो चुका। तो बाय डिफॉल्ट तो सब फॉल्स रहेंगे। चार टू डूज रखते हैं सबसे पहले, ये ऐसे सबकी आईडी। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट वीएस कोड पे होता है, शिफ्ट ऑल्ट और नीचे वाली की या ऊपर वाली,
मैक वाला का चीज बता सकते हैं? मैक वाला है कमांड शिफ्ट और ऊपर नीचे वाले की। तो 4 टू डूज है हमारे पास जिनमें टास्क है, आईडी उनकी यूनिक आईडी दे रखी है और डन ट्रू या फॉल्स जो भी। अब उनको दिखाते हैं, रेंडर करते हैं। ठीक है, JSX में अगर HTML चल रहा है हमारा नॉर्मली, चलते चलते हमें अगर जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ गया ना कहीं, अब टू डूज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है तो वो लिखना पड़ गया तो हमें करली ब्रेसेस देने पड़ेंगे कि ये चीज तो जावास्क्रिप्ट से उठा। टू डूज किया, अब डॉट मैप ये लूप पढ़ा था हमने पहले कि एक एरे को मैप करने का। ठीक है, तो इसके अंदर एक एरो फंक्शन लिखेंगे हम सिंपली। ओके, ये एरो फंक्शन है और ये एक एक्सेप्ट करेगा जो जो ये एरे पे इटरेट कर रहा है उसका सिंगल जो भी एलिमेंट होगा। तो टू डू और सिंपल ब्रैकेट्स लिखे हैं मतलब रिटर्न कर रहे हैं, और करली ब्रेसेस लिखे हैं तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिंपल ब्रैकेट्स लिख के हम यहाँ पे हमारा HTML रिटर्न करवा देंगे कि इसको कैसे रेंडर करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। तो पी टैग में हम अपना टू डू डॉट टास्क लिख देते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ चल रही है हमारी। देखो यहाँ मैप फंक्शन आ गया। जिसको मैप नहीं आता और कल वाला सेशन अटेंड नहीं करा था वो कोई होना नहीं चाहिए ऐसा, पर है तो लिख दो एक बार। अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए, पर लिख दो अगर कोई है जिसको नहीं पता मैप क्या है या क्या नहीं है। चलो ठीक। हाँ, सारे अच्छे लोग हैं, सबने कल का सेशन लिया था, फिर उन्हें मैप आता है। ठीक है, तो सेव। अब ओके। ये जो भी चीज है इसको उठा के app.js के अंदर तो करना पड़ेगा। हम्म, तो यहाँ पे टू डू लिस्ट हम लिख देते हैं और उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं ऑटो जहाँ से इम्पोर्ट हमने कर दिया। एक्सपोर्ट करवाया था। ओके ये VS कोड हमारा ठीक है। ऑटो इम्पोर्ट कर देता है। देखो इसमें डॉट के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट लिखो तो अच्छी बात है। ये इसको सेव किया है आपको। अब यहाँ कुछ गड़बड़ सेव हुई है, किया। फेल टू कंपाइल। टू डू टू डू लिस्ट मैप ओके ठीक है, एक एक ब्रेक ब्रैकेट बंद सेकेंड। करना रह गया। ओके ठीक है, सेव करो। अगर था रिलोड कर लेता है। देखो सारे साइड टू डू आ गए थे तुम्हारे यहाँ पे। अब हमें सिर्फ पी टैग तो दिखाना नहीं है तो बहुत चीजें दिखाएंगे। तो उसके लिए हम एक सिंगल टू डू का अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट हम दिखा सकते हैं, जैसे नहीं ऐप के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट दिखा सकते हैं हम, और डीप भी जा सकते हैं। तो सिंगल टू डू एक कंपोनेंट बना लेते हैं। हम्म, अब कल हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस में एक था कुछ। तो यहाँ पे अब फंक्शन को एज अ फंक्शन तो हम लिख नहीं रहे थे, यहाँ पे तो हम फॉलो कर रहे हैं ना, पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। फॉलो कर। हाँ, तो यहाँ पे हम देखो सिंगल टू डू लिखेंगे तो ये एज HTML है। तो HTML में हम प्रॉपर्टीज देते हैं इसको कुछ। तो दे दिया मैंने, जैसे प्रॉपर्टी दे दी इसको टू डू, और ये टू डू देते। तो अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं हम, लेकिन ये रिएक्ट स्टैंडर्डली उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करता है प्रोप्स। ठीक है, तो प्रोप्स के थ्रू वो जो भी हमने वहां से पास करा है वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक बार कंसोल लॉग करवा लेते हैं क्या आया हमारे प्रोप्स में, और यहाँ देख भी लेते हैं कि ठीक है हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ वही दिक्कत हो गई कि हम JSX में दो टैग ओपनली दो चीजें रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये बोलेगा कि नहीं कर सकते तुम ऐसा, तो एक चीज हमें हटानी पड़ेगी। ठीक, ये कंसोल लॉग नहीं पहले हुई। तो सेव करके दिखाते हैं कि ये चल रहा है। एक बार रीलोड करके दिखाता हूँ मैं। ये एग्जैक्टली सेम चीज, बस वहाँ पे। अच्छा, मैं लॉक करा अभी कंसोल, सॉरी। प्रोप्स में जो हमने पास करवाया था, हम देखते हैं प्रोप्स कैसे एक्सेप्ट कर रहा है एक वो। वार्निंग आ रही है एक प्यारी जावास्क्रिप्ट सी, ऑब्जेक्ट के लेकिन थ्रू आ रहा है वो। हम्म, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है, तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, हमारे पास में टू डू लिस्ट थी जहाँ पर एक एरे है।
ठीक है। एरे है टू डूज नाम का, और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम आ, हो सके तो जितने ज्यादा हो सके तुम सारी की सारी चीजें फंक्शन के अंदर रखो। तुम फंक्शन के बाहर भी वेरिएबल डाल सकते हो, बट कीप इट इनसाइड, तो वो ऑब्वियसली बहुत बेटर है। स्पेस बच रही है तुम्हारी। जावास्क्रिप्ट प्रिंसिपल्स तो है ही, साथ में रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा है वो। दूसरी चीज, अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक हमारे पास में डिव है जिसको हमने क्लास दी है टू डू लिस्ट, उसके अंदर हमने टू डूज को मैप किया। मैप चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी थी, एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अभी तक हम जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल लिख रहे थे, उसको जेएसएक्स बोला। अब एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो हम लोग कर रहे हैं जैसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं करते थे, बैक कोट्स के अंदर जाके डॉलर और ये, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल उठाता था। सिमिलर टू दैट यहाँ पर हम ब्रेसिस के अंदर एचटीएमएल मतलब जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो नाउ दिस कोड इज इंटरप्रेटेड एज ए जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में हमने कहा टू डूज को मैप कर दो। मैप करने शुरू करा तो हमारे पास में एक सिंगल टू डू मिल गया। एरो फंक्शन विद पेरेंथेसिस, मतलब क्या है कि ये रिटर्न कर रहा है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ब्रेसेस डाल करके एंड यू कैन यूज अ रिटर्न कीवर्ड, बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम करेगा, कोई अलग चीज नहीं है इसमें, बट एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो लेट्स कीप इट पेरेंथेसिस। और पेरेंथेसिस हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस केस में। ठीक है। इसने मैप करा, एक सिंगल टू डू के पास गया ये। अब सिंगल टू डू के पास जाएगा। ठीक है। सिंगल टू डू में हमने प्रॉप्स एक्सेप्ट करे। फंक्शन के पास में दो जादुई शक्तियां थी। ठीक है। पहली तो है कि वो इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरा वो कुछ रिटर्न कर सकती है। तो इस बार वो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, और इनपुट भेजने का तरीका क्या है कि इनपुट का मतलब जो पैरामीटर है उसका नाम और उसकी वैल्यू ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। और एक्सेप्ट कर रहा है वो टू डू के फॉर्म में। तो तुम देखो हमने यहाँ पे प्रॉप्स नाम से एक्सेप्ट करा, उस पर लॉग करा, तो तुमको हर बार टू डू नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हर हर बारी तुम्हें टू डू नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा हमारा जो हमने मटेरियल भेजा था वो प्रॉप्स पड़े हैं। ठीक है। और ईच एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग अ डिफरेंट टू डू, जो हमने मैप के थ्रू भेजा था। ऐसा नहीं है कि उठ के कोई भी कहीं से भी चला गया, तो हर बार वही टू डू जा रहा है जो हमने भेजा है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको? किसी को डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। मेन चीज यही है, अब पूरी ठीक। पूरी रिएक्ट इसी पे खेलने वाली है आगे। तो जिसको ये समझ में नहीं आया अभी लिख दो, तो बाद में फिर या तो सर पिटोगे या फिर वेब भी छोड़ दोगे, मतलब रिएक्ट छोड़ दोगे। ओके। चलो, तो सब अभी कुछ एक क्लियर और है चीज दिख हमारे रही थी यहाँ? हमें कंसोल पे, वो क्या है हाँ। देखें जरा। ये बोल रहा है ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब स्टार्टिंग में देखा था ना, एक वर्चुअल डोम होता है, रिएक्ट उसको यूज करता है। तो अब हम अगर एरे ऐसे ही दे देंगे ना इसको, तो ये तो चार ही एलिमेंट है। अब इसके पास अगर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हो ना, तो अब एक वैल्यू में कुछ अपडेट हुआ हमारा, तो वो पूरी की पूरी एरे को दोबारा अपडेट करेगा। तो 1000 अपडेट्स देख लो कितनी स्लो हो गई। और अब हर एलिमेंट को हम एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दें कुछ, ये की है, इसको पकड़, और ये तेरी फिक्स रहेगी हमेशा और बाकी सबसे अलग है। तो अब अगर इसमें चेंज हुआ कुछ, तो की कंपेयर करेगा और सिर्फ उसी वैल्यू को अपडेट करेगा। तो एक तो 1000 अपडेट्स, एक 1 अपडेट, तो कितना स्पीड का फर्क होगा, कितना परफॉर्मेंस इंप्रोवाइज होगी हमारी रिएक्ट की। तो ये रिएक्ट की पावर है कि वो जो भी अपडेट है, जो भी रेंडर्स है ना, वो मिनिमाइज कर देता है कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों से। ये तो अब हमने की दे दी। अच्छा देखो यहाँ पे फिर से ये जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैं ब्रेसिस के अंदर लिखा है तो जावास्क्रिप्ट लिखा है उसके अंदर। सेव करते हैं, हमने की दे दी। ठीक है। की से क्या होगा, बस सिंगल टू डू को रिएक्ट को शक्ति मिल जाएगी कि वो एक एक सिंगल टू डू को एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह अपने डॉम पर आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है। वार्निंग चली गई है देखो, एरर था बेसिकली, वो रिएक्ट के हिसाब से ब्लंडर है वो, तो अब वो चला गया है। ठीक है। तो वहां हमने लॉग किया हुआ, एक बार उसको सही कर दें अब। अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग एक चीज होती है, एक बार वो बता देते हैं। हम्म। तो देखो अब मैंने क्या किया कि प्रोप्स में टू डू पड़ा है, तो मैं उसको करूंगा प्रोप्स डॉट टू डू। ये हमारा बेसिक जावास्क्रिप्ट अब तक रहा है कि हम ऐसे करते हैं, टू डू में स्टोर करवाना है हमें प्रोप से टू डू डॉट टू डू वैल्यू उठा के। अब ये सेम है इससे जो भी पर लिखा है। नहीं नहीं, मैं उसका ऑल्टरनेटिव लिख रहा था।
ओके लिख सकते ठीक है, ये भी कर सकते हैं। या फिर तुम इसको लिख सकते हो कॉन्स्ट, सॉरी, जब वेरिएबल का नाम और उसके अंदर की वो सेम हो ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रोप्स के अंदर की वो वैल्यू, की में जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के उसी नाम के अंदर स्टोर करवाते हैं। ओके। ये इसको भी एक बार मैं लॉग करके दिखाता हूँ। ये प्रॉप से लॉग नहीं आता, प्रॉप से एक चुके हम गया, सेव कर देते हैं। देखो एग्जैक्टली सेम चीज, अच्छा सर, अब आओ, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है देखो पूरा पूरा अपने पास में, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था। इस बार टू डू नहीं लिखा हो क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही उठा के लॉग करा सीधा। तो एक बात बताओ, अगर मैं टू डू को यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके प्रॉप्स लिख सकता हूँ, तो इससे अच्छा प्रॉप्स में ना कर दो यहाँ सीधा डायरेक्ट? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या इसमें तुम्हारे हिसाब से? चल तुम्हारा तो पता नहीं, रिएक्ट के हिसाब से देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं, सेव करते हैं इसे। ये दोबारा एंटर हुआ। रिएक्ट को कोई तकलीफ नहीं है इस बात से, रिएक्ट को सर, तो तुम यहाँ पर भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। दिस इज अ जनरल सिंटैक्स जो तुम्हें देखने को मिलेगा रिएक्ट या जनरल प्लेसेस पे। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है। बट रिएक्ट में ज्यादातर तुम्हें देखने मिलेगा जो लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उधर ऐसी डिस्ट्रक्चरिंग की हुई है। ठीक है, तो अब टूडू हमें मिल चुका है, तो टूडू की प्रॉपर्टीज उठा के डाल दें। तो सबसे पहले तो एक पी टैग डालते हैं तो मैं डिस्ट्रक्चर जिसमें कर देता हूँ टूडू टू को डू। और फर्दर बेटर है मेरे ख्याल से। आईडी मिल रही है हमें, टास्क मिल रहा है टूडू के अंदर, और क्या है, डन मिल रहा है। ठीक है, इसको फर्दर मैं डिस्ट्रक्चर कर दिया टूडू से। तो तो पी के अंदर हमें पी टैग के अंदर तो टास्क दिखाना है। आईडी और डन हमें ऐसे यूआई में दिखाने की जरूरत नहीं है। डन को हम डन के हिसाब से यूआई चेंज करेंगे, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, वो भी अभी देख ही लेते हैं चलो। एक डन है, ठीक है। ये तो टर्नरी ऑपरेटर है, ये तो हमें अब तक तो पता ही है, मतलब देख लिया बहुत। तो अगर तो डन हो चुका है तो हम कर देंगे एक HTML का टैग है स्ट्राइक। ओके, स्ट्राइक का भी पावर देखते हैं क्या कर रहा है ये। नहीं तो नॉर्मली पी टैग यूज करके हम उसके अंदर टास्क दिखा देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी कुछ टू डूज को डन ट्रू कर देते हैं हम, कुछ टू डूज का, क्योंकि सबका फॉल्स है तो हमें पता नहीं चलेगा डिफरेंस क्या है यहाँ पे। एक टू डू का डन ट्रू कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सेव कर देते हैं और इसको, कर दिया सर। और अब देखा जाके तो एक हमारा सारे ही सारे पहले तो टू डूज उठ के आ चुके हैं यहाँ पे, और एक हमारा स्ट्राइक हो गया है, और टू स्ट्राइक हुआ है, हमने टू को ही ट्रू किया था, डन। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट आ रहा है? बता दो, इसके बाद थोड़ा फंक्शन कर देंगे इसको। अब अभी हार्ड इसके कोड भी। बाद से तुम्हारी जिंदगी एकदम आसान है अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो। ओके। आज के लिए आसान है, ठीक। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो टू डूज कौन से हमें दिखाने हैं वो ऐप को बताते हैं पहले तो, कि क्या टू डूज हैं, कौन से दिखाने हैं। तो रिएक्ट में एक बहुत अच्छी चीज है, स्टेट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो पहले तो क्लास कंपोनेंट्स में थी, ये कंपोनेंट का डिफरेंस अभी नहीं देखते। क्लास तो को भूल स्टेट जाते में हैं अभी। तो रिएक्ट की खुद की एक प्रॉपर्टी है, फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है, रिएक्ट के कुछ हुक्स होते हैं हमारे पास। हुक्स देखते हैं क्या होता है। हुक्स बहुत अच्छी चीज है, मतलब हुक्स में कुछ भी जब भी चेंज हो रहा है ना, तो रिएक्ट कंपोनेंट को री रेंडर करता है हमेशा। तो हुक्स अपने रिएक्ट को रियल टाइम बनाने में बहुत हेल्प करते हैं।
तो यूज स्टेट का एक बार सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ, फिर समझाते हैं क्या लिखा है मैंने। ठीक है, ये कुछ लंबी सी लाइन लिख दी। तो यूज स्टेट को मैंने कॉल करवाया सबसे पहले, तो यूज स्टेट को काम करो भाई, और एक एम्प्टी एरे दे दी उसको मैंने। तो ये क्या मतलब है कि जब भी यूज स्टेट का एक वेरिएबल बनेगा ना, उसको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू मिलेगी जो एक एम्प्टी एरे होगी। ठीक है, और ये दो चीजें हमारी रिटर्न करता है। एक तो टू डू, जो भी चीज होगी, एक बार इसको टू डूज नहीं लिखते हैं, एक वैल्यू होगी और एक फंक्शन देगा ये उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम सेट वैल्यू कॉल करेंगे ना, जब भी उस वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो ये कंपोनेंट पूरा री रेंडर होगा दोबारा, और उससे हमारे जो भी यूआई पे ब्राउजर पे होगा वो सब चीजें, नई चीजें दिखेंगी, सब अपडेट हो जाएगा अपने आप। तो बोलता रहा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यू और सेट वैल्यू इसने दो चीजें रिटर्न करी हैं। अब ठीक है, वैल्यू हो गई। अब टू डू लिस्ट को क्या करना है, हमने बताना है कि ये टू डूज है हमारे। चलो इसको वैल्यू चेंज करते थे दोबारा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो टू डू लिस्ट को हमें बताना है कि कौन से टू डूज तूने शो करवाने हैं। तो यहीं पे भेज देते हैं कि ये टू डूज है तेरे पास और शो करवा दे। टू डू लिस्ट को बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर वहां पे, या चलो वहां बाद में करते हैं। पहले हम टू डू फॉर्म को बोलते हैं कि जब तू टू डू ऐड करेगा तो कहाँ पे ऐड करने तेरे को। यहीं पे एक फंक्शन बना लेते हैं पहले तो, कि ऐड टू डू पे क्या हो रहा है, ऐड टू डू। ठीक है, तो ऐड, जब हम ऐड कर रहे होंगे टू डू, तो एक टास्क लिखा होगा हमने इनपुट में कुछ, तो वो टास्क ये एक्सेप्ट करेगा अपने पैरामीटर्स के थ्रू। अब एक जो भी टू सेट टू डू कर देंगे। अच्छा, एक कोई भी एरे है स्टेट में, उसको सेट करने के, अपडेट करने के कुछ तरीके हैं। या तो हम एक नया वेरिएबल बनाएं, कॉन्स्ट न्यू टू डूज इक्वल टू टू डूज। अभी ये क्या किया देखते हैं, न्यू टू डूज डॉट पुश। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले एक चीज भूल गए कि हमें सिर्फ टास्क नहीं डालना टू डू में, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आईडी कुछ होगी। अब यहाँ पे हमें आईडी 1 या 2 या 3, हमें नहीं पता कि क्या नंबर है उसका, तो 1 2 3 हम नहीं दे सकते, हमेशा यूनिक रहने के लिए। ठीक है, तो हम, एक चीज होती है जो हर नैनो सेकेंड चेंज होती है, वो हमारा एक टाइम स्टैम्प होता है, जावास्क्रिप्ट का टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट, तो हर नैनो सेकेंड में चेंज होता रहता है। तो उसका सिंटैक्स है न्यू डेट, सॉरी डेटा नहीं, डेट। तो एक टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो हर नैनो सेकंड में यूनिक होगी, और मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूनिक ही होगी। इसे मिल जाएगा या फिर डेट डॉट नाउ करना पड़ता है? नहीं नहीं, इससे मिल गया। देख लेते हैं बड़ी कंसोल में जाके। हाँ, अच्छा, मैंने क्या किया, लिखना है टू डू के टास्क में ये जो टास्क ठीक वैल्यू है। इसने एक्सेप्ट करी थी वो डाल दी। अब देखो ठीक है, ये देखने कैसे में अच्छा इसने लग रहा लिखा था, है। एक सेकंड उस पे नहीं है, ब्राउजर पे है। ठीक है, कैसे लिखा था, न्यू डेट। तो इससे हमें डेट स्ट्रिंग मिल रही है। तो इसकी जगह पे अगर हम लिखें डेट डॉट नाउ, तो हमें मिली, इसमें मिली सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड्स में ना, ये आज तक का सारे के नैनो सारे सेकंड, टाइम ऐड करके दे रहा होता है। तो हमें यूज करना नहीं, हमें वो यूज नहीं करना। ओके, ठीक है, चलो। ठीक है। हम्म, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है, टास्क है और डन है। ये डन पे बाद में आते हैं। टास्क के अंदर मैंने जो टास्क से वैल्यू थी ना, टास्क वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो डाल दी। अभी देखने में अजीब लग रहा है कि टास्क में टास्क डाल रहे हैं, लिखना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ES7 जो भी जावास्क्रिप्ट का लिखने का नया वो है वर्जन, तो वो अलाउ करता है हम ऐसे लिख दें इसको। तो वो अपने आप मान जाएगा कि ये ऐसा ही होगा कि की और वैल्यू का नाम सेम रहा होगा, इसलिए डेवलपर ने ये लिखा है। ठीक है, तो ये और ये सेम है। ये जैसे वहाँ डिस्ट्रक्चरिंग में हो रहा था, वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग में हो रहा है।
और डन तो जब भी हम टू डू ऐड कर रहे होंगे तो डन तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट को एरे में डालना है तो उसके 3 तरीके हैं, उसके कुछ तरीके हैं मतलब। तो न्यू टू डूज बनाया जो एक टू डूज को, अब बोल रहे नेवर अपडेट स्टेट वेरिएबल बाय असाइनमेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टू डूज इक्वल टू डूज डॉट पुश, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए तो यूज स्टेट सेट टू डू एक फंक्शन दे रहा है ये हमें कि अलाउड ही हम नहीं। जो भी अपडेट करना है उसके थ्रू करें ऐसा। ठीक। तो हाँ, और ये क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं कि न्यू टू डूज एक एरे बनी जिसमें टू डूज के अंदर जो भी वैल्यू थी ना वो कॉपी होके एक न्यू एरे में आ गई हमारे पास। अगर डायरेक्ट में टू डूज लिखता ना तो रिएक्ट हमें अलाउ नहीं करता कि हम उस टू डूज में कुछ भी एडिट कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी कॉपी बन गई तो उसकी जो भी वैल्यूज हैं एक इस एरे के अंदर आ गई। तो अब इसके अंदर जो भी एरे के ऑपरेशन देखते हैं, न्यू टू डूज डॉट पुश, पुश करते हैं वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बना था उसको पुश कर दिया और सेट टू डूज न्यू टू डूज। सही है, ये अच्छा लग रहा है। अब इसकी जगह, पुश करने की जगह मैं एक चीज और कर सकता था कि न्यू टू डूज इक्वल टू, या चलो इसको पुश ही रखते हैं। एक और चीज कर सकते थे कि ये टू डूज तो मैंने कॉपी कर लिए, साथ में इसी एरे के अंदर ही मैं एक और वैल्यू डाल दूं, ये टू डूज वाली वैल्यू सारी आ जाएंगी, एक और वैल्यू डाल देंगे हम, यहीं पे काम हो गया हमारा, पुश करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो चीजों से हम एक एरे के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। तो सेट टू डूज में हम अगर ये चीज साथ के साथ ही लिख दें तो क्या दिक्कत है, मतलब एक ही लाइन में हमारा काम चल रहा है। काफी ज्यादा सामान हो गया, थोड़ी सफाई कर देते हम्म। हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेट टू डूज, हम सेट पे बाद में आते हैं। हम एक नई एरे बना रहे हैं जिसमें पुराने टू डूज तो उठ के आई गए, एक नया ऑब्जेक्ट चला गया। वो एरे को हम सेट टू डूज के अंदर पास कर रहे हैं कि नए टू डू तो इस हिसाब से बना दे। ठीक है, ये एड टू डू फंक्शन हो गया हमारा, इसमें ज्यादा टाइम। ठीक है, तो अब एड टू डू किसको देना है, हमें फॉर्म कर रहा है इसको ऐड। तो हम उसको बोलते हैं कि जब भी एड टू डू आगे तेरे को ये फंक्शन कॉल करवाते हैं। अब फॉर्म पे चलते हैं, उसको बोलते हैं ये सब कर। तो वही प्रोप्स ले रहा होगा। अब हम यहाँ पे प्रोप्स ना लिख के डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट ऐड टू डू लिख देंगे। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे भी दिक्कत है कि हम जो भी टू डू लिख रहे हैं वो कहाँ है, हमारे पास कहीं पे स्टोर नहीं कर रखा हमने। तो यहाँ एक लोकल स्टेट भी बना लेते हैं इस कंपोनेंट के लिए, const न्यू टू डू सेट न्यू टू डू। अब यहाँ पे स्ट्रिंग होगा क्योंकि सिर्फ टास्क स्टोर करवा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग वैल्यू में हमारे पास, तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग रखेंगे हम, एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे एरे नहीं दे सकते। ठीक है, और इनपुट को बोलते हैं कि जब भी तू चेंज करे, जब भी तेरे अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो क्या कर तू, एक तो इवेंट, ये हमेशा कोई भी HTML टैग होता है वो इवेंट उसका होता है अपना एक ऑब्जेक्ट, वो एरो फंक्शन में पास करवाएंगे और उसको बोलेंगे सेट न्यू टू डू। अब क्या सेट करवाएंगे, इवेंट डॉट टारगेट, इसका इनपुट का एक वो होता है एट्रीब्यूट, इवेंट और टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इनपुट के अंदर हमने लिखा है वो इसके अंदर स्टोर होती है बेसिकली। तो वो हम हमारी स्टेट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं सिंपली। और इसको बोलेंगे जो भी वैल्यू शो करवाएंगे वो भी तो हमारे से कंट्रोल ले, कि जो भी हमारे न्यू टू डू के अंदर है वही तो वैल्यू शो करवा, अपनी वैल्यू नहीं करवा सकता। ठीक है, अब एक ऑन सबमिट फंक्शन खुद से यहाँ पे भी लिख देते हैं कि जब भी ऐड टू डू लिखना, ऑन ऐड टू डू। ठीक है, यहाँ लोकली एक फंक्शन बना देते हैं कि जो भी होंगे तो यहाँ वाला फंक्शन पहले कॉल कराएंगे। तो सबसे पहले तो अच्छा प्रोप्स वेट, में आया था हम ऐड टू डू।
एक सेकंड, मेरे ख्याल थोड़ा बोलते हैं। ज्यादा हो गया, तो सम अप कर देता हूँ एक बार हाँ अभी हाँ। तक जो किया है, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स में, ठीक है। ऐप के अंदर हमने सबसे पहले टू डू नाम की एक स्टेट बनाई है, ठीक है। स्टेट क्या है, रिएक्ट के पास में अपना रिएक्ट के जो अपने वेरिएबल है ना, उन उसके स्टेट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो यूज स्टेट नाम का एक फंक्शन है हमारे पास में, उसको हुक का दर्जा दिया गया, हुक की उपाधि है उसके पास में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक तो इनिशियल वैल्यू लेगा उस स्टेट वेरिएबल की, और साथ में उस स्टेट वेरिएबल को चेंज करने की पावर हमें दे देगा, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू उठा के टू डूज के अंदर डाल देगा, और ये कन्वेंशन होता है रिएक्ट स्टेट यूज करने का, कि तुम सेट लिखो और उसके बाद में मतलब पूरा पूरा कैमल केस के अंदर तुम सेम उसका स्टेट वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है। तो टू डूज के अंदर एक खाली एरे चला गया, और सेट टू डूज के अंदर पावर है टू डूज को चेंज करने की। फिर एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है ऐड टू डू, ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसमें हमने आईडी ली है डेट डॉट नाउ, विच इज नथिंग बट अभी तक का जो भी टाइम चल रहा है उसका मिली सेकेंड हमने उठा के डाल दिया। उसके बाद में एक टास्क है हमारे पास में, और एक अच्छा टास्क कहाँ से है, टास्क के फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब भी हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर ऐसे पैरामीटर हम लोग टास्क को भेजेंगे, और डन इनिशियली फॉल्स है, ऑब्वियसली तुम टू डू लिस्ट में काम ऐसे नहीं डालते जो तुमने कर रखा है, और डालना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, इसने ऑब्जेक्ट बनाया और इसने स्प्रेड किया, ठीक है, टू डूज को स्प्रेड किया, दिस ये तीन डॉट जो है उनको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इसने स्प्रेड करा मतलब क्या, इसके अंदर से एज ए एरे हटा दिया, मतलब अगर तुम इनिशियली इसको लिखोगे सीधा अपना टू डूज और ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या बनेगा, ये जा रहा है ये इसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, और फिर एक और ऑब्जेक्ट उठ के ऐसे चल जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, बट जो हमने लिखा है ना अभी, इसका मतलब होगा कि ये एक ही अरे है, इसी के अंदर सारा का सारा सामान कॉमा ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ये इसकी पावर होगी, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, तो फंक्शन का तो ये काम हो गया। अब तुम में से कुछ ग्रेट लोग जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अभी तक की चीजें, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि तुम ऐड टू डूज एक नया फंक्शन बना रहे हो और ऑब्जेक्ट उठा के उसके अंदर डाल रहे हो, और ऑब्जेक्ट तुम नीचे वाले कंपोनेंट से उठा रहे हो। तुम सेट टू डूज पास कर दो उठा के कंपोनेंट की प्रॉप्स के अंदर, तो सेट टू डूज उठा के तुम पास कर दो, नीचे वाले कंपोनेंट अपने आप चेंज कर देगा। एब्सोल्युटली वैलिड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिएक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से जहाँ पे स्टेट बनी है तुम्हें उसको उसी कंपोनेंट में चेंज करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे तुम भेज सकते हो सेट टू डू, रिएक्ट मना नहीं करेगा भेजने से, बट बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से जिस कंपोनेंट में स्टेट है उसको वहीं पे चेंज करोगे तो अच्छा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड टू डूज को एज अ प्रॉप भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे, ऐड टू डू, तो टू डू कौन ऐड कर रहा है, एक फॉर्म ऐड कर रहा है टू डू, तो टू डू फॉर्म के अंदर हमने इसको भेज दिया एज अ प्रॉप उठा के। तो अब इसको हम वहां से कॉल करेंगे, तो अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर कोई टास्क डालूंगा ना, तो ये टास्क ऊपर चले जाएगा, ऐड टू डू जो ओरिजिनल ऐड टू डू है वहां चले जाएगा और अपने स्टेट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अब आगे चलो। बढ़िया। ओके। हाँ, तो उसके बाद में जो हमने भी यहाँ स्टेट पे स्टेट बनाई थी हमने। सॉरी थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अब हमने एक स्टेट बनाई है हाँ। न्यू टू डू, जो टू डू हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से कुछ इनपुट लेंगे ना, वो डालेंगे यहाँ पे टू डू वाली स्टेट के अंदर कि यहाँ पे है सामान, ठीक है। तो वो हम कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसको भी हमने एज अ स्टेट रखा है, और इस बार इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग दिया है। तो ये स्ट्रिंग उठ के चली जाएगी न्यू टू डू में, और सेट न्यू टू डू के पास में पावर है न्यू टू डू को सेट करने की, यानी कि चेंज करने की। तो इनपुट का मैंने कल बताया था तुम लोगों को क्या होता है, जो इवेंट लिस्नर होता है वो क्या होता है, बटन का ऑन क्लिक होता है, फॉर्म का ऑन सबमिट होता है, ऐसे इनपुट क्या होता है, चेंज होता है, तो इसका ऑन चेंज होगा। तो इनपुट के अंदर हमने एक इनलाइनर एरो फंक्शन लिखा हुआ है, जो कह रहा है कि अच्छा, सबसे पहले तो ब्रेस आगे मतलब जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की तरह इसको पढ़ेंगे कि एक इवेंट हमने एक्सेप्ट करा है, ई शॉर्ट फॉर्म है इवेंट की, यहाँ पर एक इवेंट हमने एक्सेप्ट करा है, और हम सेट न्यू टू डू के अंदर नई वाली वैल्यू भेजेंगे जो हमें न्यू टू डू की सेट करनी है, और वो क्या है, वो है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इनपुट के अंदर की जो वैल्यू थी वो उठा के हम लोग भेज देंगे। तो एक वैलिडेशन डाल देते हैं कि रिक्वायर्ड है, कि खाली नहीं तुम सबमिट कर दो टू डू उठा के।
चलो ठीक है, तो एक बार में देख लेते हैं कॉल हो रहा है हो रहा। तो अब फंक्शन कॉल करवाने के लिए हमें HTML जो लिखा है इसको बताना पड़ेगा कब कॉल करवाना है। फॉर्म का इवेंट लिस्ट है और सबमिट, फॉर्म सबमिट करने पे ऑन सबमिट कॉल होगा और ऑन सबमिट पे ऑन ऐड टू डू, ये फंक्शन का नाम दिया था हमने, तो ऑन ऐड टू डू कॉल करवा दिया ऑन सबमिट पे। ठीक है, तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। ये कैसे सुपर फास्ट टाइप ओके करनी है, ये मेरे में ऐसे लोड हो रहा है। रिलोड कर लेते हैं और उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज कि कॉन्स्ट न्यू टू डूज, बट इस बार क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करना उठा के। ट्रांसफॉर्म के लिए मैप यूज होता है, डॉट मैप टू डू एक आएगा और दूंगा कि जो करंट आईडी अगर वो बराबर है तो, या छोड़ो एक काम करते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं नॉर्मल वाला, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टू डूज डॉट लेंथ। लेंथ इसके अंदर प्रॉपर्टी है, इसका मेथड नहीं है। और प्लस प्लस आई दूंगा कि an empty array, or maybe I can just copy this thing inside to do's and उसको बोल देता हूँ कि if new to do's at I dot id is equal to the accepted id। मैं करूँगा new to do's at I dot done is not equal to not of new to do's at I dot done। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो टॉगल हो जाएगा कि डन है तो अनडन हो जाएगा, और अगर अनडन है तो फिर डन हो जाएगा। और फाइनली आई जस्ट हैव टू सेट दोस टू डूज एज न्यू टू डूज। ठीक है, ये दो फंक्शन समझ में आ गए सब लोगों को? जिसको नहीं आया डाउट लिख देना चैट बॉक्स के अंदर। और इन दोनों फंक्शन को कहाँ भेजूंगा मैं? फोर क्या है? फोर लूप के अंदर एक दिक्कत दिख रही होगी, बता दो अगर ध्यान से देख रहे हो तो। मतलब दिक्कत पोटेंशियली दिक्कत है नहीं वो, पर फिर भी कुछ मिला तो बताओ, अगर देख रहे हो तो बता दो। चलो मैं भी देखता हूँ कुछ दिक्कत। क्या न्यू टू डूज होना चाहिए? वही मतलब पोटेंशियली कोई दिक्कत नहीं, बट होना चाहिए। चलो चल तो जाएगा, किसी एक ने ही भी पॉइंट अभी तक आउट तो नहीं किया आई कॉपी है। थिंक। अभी तक तो कॉपी है तो वो चल जाता है ओके। इतने रिलक्टेंट तुम हो सकते हो। लेकिन रिएक्ट नहीं चाहता ये। ओके, सो टू डू से और फंक्शन पास करवा दो। तो यहाँ पे डू टू डू और डिलीट टू डू पास कर दो। डू टू डू ओके इक्वल टू कॉपी करके डू टू डू, और डिलीट टू डू इक्वल टू कॉपी दिस थिंग। अब इसी चीज को जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने टू डू लिस्ट के अंदर जाके, ये डी स्ट्रक्चर ओके, ये गाड़ी चीज के वहीं से जनाब। उठा सकते हैं। तो काइंड ऑफ चेनिंग चल रही है कि तुम प्रॉप के अंदर मतलब कंपोनेंट के अंदर तुम प्रॉप्स पास करते जा रहे हो, नीचे नीचे जाता जा रहा है, हायरार्की सी बन गई है यहाँ पे। और इस चीज को अवॉइड करेंगे रिडक्स यूज करके, मतलब इस केस और में हम वहां कर पे रहे हैं। एक्सेप्ट कर लिया डू टू डू डिलीट टू डू। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट करा और यहाँ हमने दो बटन बना रखे हैं, एक डिलीट का विच डज नथिंग बट डिलीट के अंदर वो आईडी भेज दे रहा है अभी वाले टू डू की, और डू टू डू के अंदर वो आईडी भेज दे रहा है अभी वाले टू डू की। और यहाँ तुम देखो एरो फंक्शन लिखा हुआ है, एज इट इज फंक्शन एग्जीक्यूट करने को नहीं बोल दिया उठा के, फंक्शन दिया गया एनोनिमस फंक्शन उठा के दिया, कॉल बैक यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सारी फाइल सेव कर दें, कंट्रोल के एस दबाओगे सारी फाइल सेव हो जाएंगी। और अब जरा चेक करते हैं चल के कि कैसा है, रीलोड करते हैं।
मेरा में थोड़ा हॉट मॉड्यूल नहीं चल रहा अभी, लाइव शेयर नेट केस होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में ये काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है, अभी इसको CSS से देखें, थोड़ा स्टाइल कर देंगे, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। इसको डन करते हैं तो देखो मार्क हो गया। अच्छा, अभी वो स्टाइलिंग का थोड़ा सा इशू है, वो अवॉइड करते हैं, बट अंडू करते हैं तो लेट्स हो रहा है। देखो सिर्फ लेट्स हो रहा है, और क्यों हो पा रहा है? क्योंकि की दी हुई थी हमने। डन एंड डन चल रहा है, इसका करते हैं डन एंड डन चल रहा है। इसको डिलीट कर देता हूँ उठा के, तो स्टेट से डिलीट हो गया। ठीक है, तो टू डू लिस्ट पूरी की पूरी फंक्शनल हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब दिखने में गंदी सी है, पर फंक्शनल हो चुकी है पूरी की पूरी। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो लिख दो, और नहीं है तो फिर थम्स अप चैट बॉक्स में। गॉट इट, आ गया है। चलो थम्स अप हो गया, इसको डन कर देते हैं। ठीक। अब सब डिफॉल्ट स्ट्राइक हो गया, अंगूठा कट चुका है, इसको डिलीट करो। ठीक है, अब इसको स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी कि प्रेजेंटेबल दिखे। बट इस बार सारा का सारा काम रिएक्ट पावर्ड था, और तुम सोचो कल वाले से कितना सस्ता काम है ये। तो टू डू लिस्ट सिर्फ क्रेड सीखने के लिए होती है, तो अब तुम्हारा अपडेट भी हो रहा है। तुम चाहो तो एक अपडेट का यहाँ पे अपना बटन बना सकते हो, और फिर प्रॉम्प्ट से तुम इनपुट लो और फिर टास्क अपडेट कर दो जाके, कि जहाँ पे आईडी है वहां तो अपडेट कर दो। तो उस केस में तुम्हारा क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, तुम आईडी ले रहे हो, साथ में तुम टास्क भी भेजोगे, और जिस आईडी का मैच करेगा वहां खाली तुम टास्क डाल दोगे उठा के। ठीक है, तो तुम टास्क भी अपडेट कर सकते हो। तो पूरा पूरा क्रेड ये फंक्शनल है। अब CSS डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। एक सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं नया, अपना स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, सॉरी फोल्डर बना लेते हैं CSS। CSS के अंदर अपने कंपोनेंट्स के नाम से मैं CSS बना रहा हूँ। ये हमारी बनाई हुई कन्वेंशन नहीं है एग्जैक्टली, बट हमने बेम को थोड़ा थोड़ा कॉपी किया है। क्योंकि रिएक्ट के अंदर ना एक चीज है कि तुम्हारे स्टाइल्स पास होते हैं। स्टाइल्स पास होते हैं, इससे मेरा क्या मतलब है? मान लो तुमने ऐप के अंदर कुछ डाला, सपोज ऐप भी छोड़ो, तुम ऐप तो बिल्कुल पेरेंट हो गया ना। फॉर्म और सिंगल टू डू दो अलग अलग कंपोनेंट है बिल्कुल। तो अगर तुमने फॉर्म में कोई CSS डाला है ना, जो किसी सपोज बॉडी टैग पे या फिर एंकर टैग पे लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज तुमने फॉर्म में डाली है, तो वो सिंगल टू डू वाले की भी स्टाइल्स को छेड़ देगा वहां जाके। ठीक है, तो ये ना हो इसलिए तुम देखोगे हमने क्लास नेम हर जगह ऐसे दे दिए उठा के सीधा कंपोनेंट के नाम से, कि कंपोनेंट का नाम तो अलग होगा ही होगा, उसके ही हमने क्लास नेम एज इट इज उठा के डाल दिया है। और अब वही हम यूज करेंगे CSS के अंदर स्टाइलिंग के लिए, कि कोई ओवरलैप आएगा ही नहीं। तो CSS के अंदर मैं फाइल बनाता हूँ, एक तो app.css तो ऑलरेडी है, उसको उठा के इसके अंदर ही डाल देते हैं। यस, मूव इट। और जहाँ इम्पोर्ट हो उसको भी अपडेट करना पड़ेगा अभी। ये इम्पोर्ट्स वो कैसे अपडेट कर देगा अभी, और थोड़े से बनाते हैं। ठीक है, एक हमें चाहिए होगा टू डू फॉर्म डॉट CSS, तो हम लोग फॉर्म स्टाइल कर लेंगे। एक हमें चाहिए होगा अपना टू डू डॉट CSS, टू डू लिस्ट डॉट CSS। और एक चाहिए होगा फाइनली सिंगल टू डू डॉट CSS। अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा काम लग रहा होगा देखना, बट बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ना मॉड्युलैरिटी बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा ही काम आ जाती है। CSS के अंदर नहीं है क्या? डाल देते हैं थोड़ा सा स्टाइल्स के अंदर डाल दिया ऐसे गलती से। ठीक है, चलो ये हो गया।
पाथ लिस्ट कोई दिक्कत नहीं है। और इंपोर्ट करना तुम्हें स्टाइल्स कैसे करोगे? सीधा इधर CSS फाइल उठा के इंपोर्ट कर दो, उसके स्टाइल्स आ जाएंगे। तो रीलोड कर देते हैं इसको। सिंगल टू डू जाते हैं, सिंगल टू डू पे कंट्रोल P किया था मैंने फाइल के बीच में नेविगेट करने के लिए। स्टाइल स्टाइल। अच्छा यहाँ डॉट ओके, सिंगल टू डू की सीएसएस है ही डाली तो थी, नहीं है डाली हुई है। फाइल, आई थिंक दैट्स जे। ओ नहीं नहीं अच्छा नहीं। टू डू लिस्ट, हाँ नहीं है, बना देता हूँ मैं, तो डाल देता ठीक है, हूँ। ठीक ठीक। सिंगल टू डू डॉट CSS बन रही है अब रास्ते में। अगर खारिज हो गया। अच्छा ये सारा सारा कोड मैं उठा के आज गिटहब पे डाल दूंगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाले गिटहब का जो लिंक है वो होना चाहिए, तुम्हारे पास में नहीं है तो फिर कल वाले सेशन में दे दूंगा मैं रेपो वाले। तो अब CSS है तो CSS लिखना तो सभी को आता है, सारे के सारे प्रोग्राम लोग सबने, सब अच्छे अच्छे सबने CSS का सेशन लिया था। ठीक है, तो ऐप के अंदर तो सबसे पहले ऐप डॉट CSS लेके आते हैं। आ ही नहीं रहा, क्या बात है। ऐप के अंदर ऐप नहीं है, इसको छोटा ही किया हुआ है। ओके। इसको छोटा ही करते हैं बस, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, ऐप लोगो जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐप हेडर और ऐप ऐप हेडर भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं करता, नीचे तक लाता। ये अभी क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर लाइन कर रहा है चीज, और कुछ नहीं कर रहा है ऐप के अंदर जो भी है। ठीक है, अपनी लिस्ट सेंटर लाइन हो चुकी है। ये अब तुम देखो, स्टाइल हम लोग सिर्फ एक ही कंपोनेंट करेंगे, सारे अपने आप होते चल जाएंगे उसके, जितनी बार भी वो कंपोनेंट रेंडर हुआ पेज पे हमें सिर्फ एक ही बार स्टाइल डालना। ठीक है, अब आइकन वगैरह रहने देते हैं आज, उसके लिए मटेरियल वही यूज करेंगे, वो कल या फिर परसों वाले सेशन में क्या क्या बनाएंगे तब दिखा देंगे। ठीक है, अभी वैसे बहुत टाइम हो चुका है, स्पीड में थोड़ा रहता करते हैं। कर रहा है सिंगल टू डू करते हैं, अभी करता हूँ। लॉग्स, चलो पड़े रहेंगे तो। ये सिंगल टू डू है, इसको स्टाइल करना शुरू कर देते हैं फिर। सिंगल टू डॉट CSS में ओके, ठीक है, फोटो कर रहा है, चलो। तो डिस्प्ले इसको फ्लेक्स दे देते हैं। चलो इसको यहाँ कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं इतने फॉर्म जाके कुछ करने की कोशिश करता हूँ इनपुट का इसका। ठीक है, फॉर्म है और बटन सबमिट है, तो फॉर्म को सबसे पहले तो टू डू फॉर्म। अब देखो फायदा क्या था वो कन्वेंशन यूज करने का, मेरे को देखना नहीं पड़ रहा मैंने किसको कौन सी क्लास दी, मुझे पता है कहाँ पे क्या है। यस कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अपना फ्लेक्स रैप इनटू रैप, और डायरेक्शन तो मेरो है ही, लिख देता हूँ फिर। ये ना बस एंटर मारना होता है टक टक करके, अगर इंटेलिजेंस चल रहा हो तो, पर अभी फॉर सम रीजन नहीं चल रहा। तो ये हो गया, और सेव करते हैं, देखते हैं।
कुछ होता हुआ दिख तो नहीं रहा मुझे। अच्छा, ये देख लेते हैं एक बार फाइल हमारी इंपोर्ट है कि नहीं है। टू डू फॉर्म में है, तो स्टाइल्स तो है इंपोर्टेड। रीलोड कर। देख लेते हैं। हाँ, रीलोड करके हो गया। लाइव शेयर का होगा। ओके, लाइव शेयर उसको। अच्छा, वो फिर से लेफ्ट में भाग गया। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। उसको मार। चलो इसको छोड़ो। क्योंकि वो फ्लेक्स करने की वजह से वो फुल विड्थ ले रहा है, जो भी ब्राउजर की है, हम्म, जो फॉर्म है। तो टू डू फॉर्म है, इसके अंदर अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं। अब आ जाए इनके बीच में आपस में। अरे एक तो रीलोड करना पड़ रहा है बार बार, आदत नहीं है। ठीक है, एक बार जाके टू डू लिस्ट और ये स्टाइलिंग वाला पार्ट है। ये अब तुम को कोई डाउट है तो तुम बोल दो, तुम्हें पीआर के फॉर्म में करना हो बता दो। और मतलब सीएसएस ही तो लिख रहे हैं तुम बेसिकली देखोगे तो क्यों कर रहे हैं पता नहीं। बस ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए और तुम्हें आइडिया लग ही चुका है कि सीएसएस कैसे लिखनी होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी अपने वुमन स्टैक पे बनी हुई है। पीएस टू डू डेव डेज पे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इधर। ये हेरोकू का सर्वर सो जाता। अरे हेरोकू पे तो बैकएंड होस्ट होता, सॉरी। टू डू नेटलिफाई वाला, हाँ यार। ठीक है, ये देखो, ये स्टाइल टू डू लिस्ट है, बस ये मन स्टैक पे बनी हुई है। ठीक है, तो रिएक्ट में बिल्कुल ऐसी स्टाइलिंग यूज की हुई है मैंने। और यहाँ पे तुम कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ आने में लिख दिए थे, पी आर एक्सेप्टेड डन डिलीट वगैरह। तो यहाँ तुम देख सकते हो, न्यू टू डू, एंटर करो अपना, तुम्हारे पास आ गया नई टू डू। तुम टिक कर दोगे, कैंसिल हो जाए, डिलीट कर सकते हो इसको। तो बेसिकली तुम इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। एक बार कैसे अपना वाला बताइए, यूआरएल आई थिंक एक बार बता देख के। ये कैसे भी देखता स्टाइल हूँ कर देखता हूँ। सकते हो तुम इसको। ये फॉन्ट मैंने गूगल फॉन्ट से उठाया हुआ था, वो सीएसएस वाला सेशन अटेंड करना चाहिए था, नहीं आता तो। और ये जो आइकन है मटेरियल यूआई से उठाए हुए हैं। और ये कर लिया परसों वाले सेशन में, तुम्हें दिख जाएगा कैसे करना होता है, क्या करते हैं। इफेक्ट अच्छा आता है। ये एंड ही करते हैं, क्योंकि हम भी सीएसएस लिख रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम भी बोर हो गए, हम भी थोड़े बोर हो जाएंगे, एक ही काम कितनी बार करें। ये रहा, चैट में दिया है लिंक मेरे वाले टूटू का। आ गया, ठीक है। हीरो जिसको नहीं खोलना मैं दिखा रहा हूँ खोल के। ठीक है, अरे इसका बैकग्राउंड भी हमने मिलके डिजाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ये एक नया टाइप का लाइक न्यू डिजाइन देख सकते हो तुम्हारा। आ गया न्यू डिजाइन अच्छा सा बोल्ड में, और टिक कर दो इसको, तो डन हो जाएगा। वो बस स्टाइलिंग चेंज हो रही है डन प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अंडू कर सकते हो इसको। जीडीएस देखो रियल टाइम है, किसी इसने डाला था जीडीएस, मैंने लिखा है, इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है। तो तुम अपने हिसाब से जैसे मर्जी इसको स्टाइलिंग कर सकते हो, वैसा आप लिखा हो। ठीक है, तो आज वाला सेशन हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमारी तरफ से यही था। ये जो
हमारा टू डू लिस्ट वाला जो कोड है ये, इसको भी बिना CSS के आप डाल देंगे अपन गिटहब पे। तुम चाहो तो इसको अपने हिसाब से स्टाइल करके PR भेजो हमें, और अगेन वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट विद एन Hacktober एक्सेप्टेड टैग। और दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। कुछ डाउट है तो तुम पूछो, ये 1 आध 2 मिनट हम ऐसी बकवास करेंगे, इतना तुम डाउट पे डालते हो तो उसका आंसर करेंगे। नहीं है तो यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग, और कशिश को कुछ कहना है तो देखो। नहीं बस ओके, स्टाइल कर सकते हो। और इसको अगर हमने पर ने कल लोकल स्टोरेज बताया था, पढ़ाया था, तो इसको आप रीलोड पे स्टेट वो ना हो, रीसेट ना हो, तो ये भी कर सकते हो। ये करके PR डाल देना, तुम्हारी लोकल स्टोरेज की भी नॉलेज चेक हो जाएगी। हाँ ये कर सकते हो, इसको लोकल स्टोरेज में डालो। और एक चीज मैं दिखा देता हूँ यार, मैं कल वाला जो था, एक सेकंड स्टॉप शेयर कर रहा हूँ एक बार। मैंने दूसरी आईडी से यूट्यूब लॉग में जरा अकाउंट स्विच कर लूँ। अच्छा नहीं लगता ना अपना एंटरटेनमेंट सबको दिखाते हो। ठीक है, तुम यहाँ डालो अपना GDSC यहाँ जाके तुम सेशन देख सकते हो। तो ये